नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आपका आज के इस खास डिस्कशन शो में स्वागत है, जहां हम एक बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बात करेंगे जो 2026 से लागू होने जा रहा है। सीबीएसई की 2 बोर्ड परीक्षा प्रणाली। जी हां, ये बदलाव छात्रों के लिए एक नया रास्ता खोलेगा या फिर परीक्षा का दबाव और बढ़ा देगा। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के लिए एक नई परीक्षा प्रणाली का ऐलान किया है, जिसके तहत छात्रों को 2 टर्म्स में परीक्षा देनी होगी, टर्म 1 और टर्म 2। क्या इसका मतलब ये है कि अब छात्रों को अधिक मौके मिलेंगे अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए, या फिर इस बदलाव से उन्हें अधिक तनाव का सामना करना पड़ेगा? इस नई प्रणाली का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के बोझ से राहत देने का है, लेकिन क्या ये उन छात्रों के लिए राहत साबित होगा जो पहले से ही परीक्षा के दबाव से जूझ रहे हैं? क्या ये नया सिलेबस जो व्यवहारिक और अवधारणात्मक ज्ञान पर जोर देगा छात्रों के लिए एक बेहतर अवसर होगा, या फिर इसे समझना और लागू करना अधिक कठिन होगा? वहीं कुछ एक्सपर्ट्स और शिक्षक समुदाय का कहना है कि ये बदलाव छात्रों को समय प्रबंधन, रणनीतिक सोच को सिखाने का एक बड़ा मौका दे सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि इस बदलाव से अधूरी तैयारी, अतिरिक्त दबाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तो आज हम इस बड़े बदलाव के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। छात्रों के दृष्टिकोण पर बात रखी जाएगी, शिक्षकों की राय रखी जाएगी। क्या ये बदलाव उनकी शिक्षा यात्रा को सरल बनाएगा या फिर ये अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है? तो आपको कहीं नहीं जाना है, विस्तृत चर्चा के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आज हम आपको देंगे नई परीक्षा प्रणाली के बारे में हर एक जरूरी जानकारी, ताकि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो इन बड़े बदलावों से कैसे निपटा जाए। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों का सहयोग यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ बड़े सवाल जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जो हम पूछ भी रहे हैं हमारे पैनलिस्टों को। क्या 2 बार बोर्ड परीक्षा देना छात्रों के लिए सही है? क्या इससे छात्रों को ज्यादा मौके मिलेंगे या फिर तनाव बढ़ेगा? क्या 2 बार परीक्षा का मतलब दोहरी तैयारी का बोझ होगा? क्या ये फैसला हर छात्र के लिए बराबर फायदेमंद है? शहरों के और गांव के स्कूलों में सुविधाएं बराबर नहीं होती हैं, सबको ये सिस्टम बराबर फायदा देगा क्या? क्या इससे कोचिंग और ट्यूशन इंडस्ट्री और बढ़ेगी? यही हमारा फोकस रहेगा। मेरे साथ खास मेहमान जिनसे हम सवाल भी पूछेंगे। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, फॉर्मर मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी सीबीएसई डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर ज्योति अरोरा, प्रिंसिपल, माउंट आबू पब्लिक स्कूल। शिवानी जैन, नेशनल प्रेसिडेंट, ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि सरल भाषा में हमें ये बदलाव को समझना है आपसे। देखिए, सोच तो बहुत अच्छी है, एनईपी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइंड जो है इसको रखा गया है, जहां पर कहीं ना कहीं बच्चों में एग्जाम के प्रेशर को कम करना और उनको और अपॉर्चुनिटीज देना एक बहुत बड़ा मकसद है और मंशा है एनईपी की। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये मैंडेट जो है वो एनईपी का था कि बच्चों को जो एक बहुत हाई स्टेक एग्जाम है, जो कि बोर्ड एग्जाम है, उसके प्रेशर से निकाला जाए। बच्चे सारा साल इम्तिहान की तैयारी करते हैं, पर आखिर में आके अगर उनके साथ उस दिन कुछ बहुत अच्छा सा उनका मूड नहीं रहता, या बहुत अच्छे से उनकी मेंटल अवस्था नहीं होती, या कुछ और हादसा हो जाता है, तो उस दिन उनकी सारी ज़िंदगी को तय कर लेता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को दोबारा से मौका दिया जाए कि वो बोर्ड एग्ज़ाम को दे सकें। जैसे कि हम लोग अपने स्कूल्स में भी करते हैं, एक दफ़ा बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है उनको, तो उनको दोबारा से मौका दिया जाता है। पर बोर्ड एग्ज़ाम के साथ ये चीज़ नहीं, इसलिए ये चीज़ लाई गई कि बच्चों के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर कम होगा। पर ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इसका फ़ायदा उठाएँगे और जो कि पहले बारी में बहुत अच्छे से इम्तिहान नहीं देंगे। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे से इम्तिहान दे देंगे और शायद उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज़ करेंगे कि आप दोबारा से इम्तिहान दीजिए, क्योंकि बच्चे को लगेगा शायद अगर मैं दोबारा दूँगा तो शायद टॉपर ना रहूँ इस बारी का, या दोबारा से टॉपर बन जाऊँ मैं। तो बहुत ही इसमें सवाल हैं और किस तरीके से बच्चे और पेरेंट्स इस चीज़ को
इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के हाथ में ज्यादा रहेगा। स्कूल के हाथ में उतना ज्यादा चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि पहली बारी में सभी बच्चों को सभी इम्तिहान देते हैं। अगर वो लोग नहीं पास हो पाते या उनको इम्प्रूवमेंट देना है, तभी वो दूसरी बारी का इम्तिहान चूज कर सकते हैं देने के लिए। उसके साथ साथ स्कूल्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग एग्जाम मोड में 4 महीने रहेंगे। पहले हम फरवरी में इम्तिहान करवाएंगे, उसकी इवैल्यूएशन करवाएंगे, फिर हम फिर से मई में इम्तिहान करवाएंगे, फिर उसकी इवैल्यूएशन कराएंगे। तो जो कि स्कूल नर्सरी से लेके 12th तक चलते हैं, या छठी से 10वीं तक टीजीटी टीचर्स जो हैं सभी क्लासेस पढ़ाती हैं, उनके लिए जो बच्चे रह जाएंगे स्कूल में, उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना थोड़ा सा चैलेंज होगा। तो ये जब इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन की क्या प्रणाली रहेगी, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स डिफाइन होंगे, उन सब चीजों पे बहुत डिपेंड करेगा इसका सवाल। तो बच्चों के लिए भी मैं कहूंगी एक तरफ से बोझ कम हो रहा है, पर वो जो बच्चे हैं जिनके लिए बोझ कम होगा वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, वो बहुत ही संख्या में कम रहेंगे। लार्जली तो बच्चे जो हैं वो इम्तिहान एक बारी में ही देंगे, ये मेरा मानना है। पर देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है। मेरे को तो आपकी बात से लग रहा है कि ये दो धारी तलवार है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका बहुत योजनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो बहुत सीवियर इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। शिवानी, आपके पास मैं आऊँगी, क्योंकि अभिभावक हैं आप, और आपके दृष्टिकोण से मुझे ये समझना है कि बच्चों की तैयारी को लेकर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, माता पिता तो चाहते ही हैं कि उनके बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए। बच्चे बहुत कम्पेटिटिव होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। अब क्योंकि आपको एक और नया मौका मिल रहा है, अगर कोई मार्क्स कम आए तो आप रीअपियर कर सकते हैं। मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, और साथ ही वो कम्पेटिटिव स्पिरिट, वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन एज अ पेरेंट आप कितना स्वागत करती हैं इसका? देखिए, सबसे पहले तो एनईपी के तहत ये जो डिसीजन लिया गया है सीबीएसई के द्वारा, ये काफी स्वागत योग्य है। खासकर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज के बच्चे इमोशनली और मेंटली बहुत वीक हैं, और जैसे ही उनके मार्क्स कम आते हैं वो बहुत डिप्रेशन के कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, और कई केसेस में हमने देखा है कि कई बच्चे एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं। और एज ए पेरेंट मुझे ये लग रहा है कि इसमें बच्चों को एक मौका मिलेगा अपनी काबिलियत को साबित करने का, और वो फिर से री एग्जाम देंगे। शायद वो डिप्रेशन या वो प्रेशर जो उनपे फैमिली की वजह से होता है, या प्रेयर प्रेशर की वजह से होता है, या किन्हीं भी और कारणों से होता है, वो काफी हद तक कम होगा। तो हम इसका स्वागत करते हैं, ये डिसीजन बहुत ही बेहतरीन। आप स्वागत कर रही हैं। बच्चों पर इम्पैक्ट और माता पिता की तैयारी इसको लेकर फिर क्या होगी? क्योंकि नज़रिया अगर मैं समझना चाहूँ माता पिता का, तो वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा? अगर और दूसरी बात ये है कि मार्क्स कम आए, ज़्यादा आए, ये हम कैसे सुनिश्चित करें? अगर अब वो तो डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल टारगेट्स क्या हैं अपने मार्क्स को लेकर। किसी को तो मेरे ख्याल से 99 नंबर्स भी कम लगेंगे, किसी को फिर बोलेंगे 1 नंबर के लिए वापस से रीअपियर हो जाइए, है ना? मानसिकता तो यही चलती है। क्या कहेंगे शिवानी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो 10th का अगर हम देखेंगे ना, 10th का मार्क्स का हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमें सब्जेक्ट चूज करने में वो हेल्प करता है। एक बच्चे को 11th में वो कौन सी स्ट्रीम को चूज करेगा, उसके लिए हेल्प करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10th के एग्जाम्स के बाद आप किसी भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट के लिए नहीं अपेयर हो रहे हैं। आपको सिर्फ अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज करना है, स्ट्रीम को चूज करना है। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 1-2 नंबर की वजह से भी अपने स्ट्रीम को चूज नहीं कर पाते हैं, और फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो मजबूरी में उन्हें कोई दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, और उसमें आगे परस्यू करना पड़ता है। तो शायद इन सब चीजों में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बच्चा अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाया है, या 1 नंबर या 2 नंबर की वजह से वो किसी भी स्ट्रीम को चूज करने में रह जाता है, जहां पे पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि आपको ये स्ट्रीम ही चूज करनी है, बट बच्चे की दूसरी चॉइस होती है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रीम को चूज करने में भी उनको हेल्प करेगा।
चलिए, अगर जो मार्क्स आ जाएं, स्ट्रीम चूज कर लें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन तब भी अगर आपके मार्क्स नहीं आए तब तो डबल डिप्रेशन हो जाएगा। डॉक्टर अरोरा, बतौर प्रिंसिपल आप कैसे देखती हैं इसको और कैसे टैकल भी किया जाए? देखिए, अब जो बातें शिवानी ने हाईलाइट की हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कुछ मार्क्स से छूट जाते हैं अपनी मनपसंद स्ट्रीम और अपनी करियर डायरेक्शन को पाने में, लेकिन गारंटी तो फिर भी नहीं है ना, फिर भी रह गए तब वापस से प्रॉब्लम। आप शायद म्यूट पर हैं डॉक्टर अरोरा। देखिए, मैं तो इसको बहुत सकारात्मक रूप में देखती हूँ, क्योंकि ये जो स्कीम है 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस की, ये पॉलिसी बनी है एक तो एनईपी को मद्देनजर रखते हुए, दूसरा सभी स्टेक होल्डर्स की सजेशंस फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई है। ये कोई जस्ट इम्पोज्ड पॉलिसी नहीं है। अब इसके फायदे जो मैं देखती हूँ कि ये एक सिर्फ पहले वाले एग्जामिनेशन का मुझे तो ये नया रूप नजर आता है। पहले भी इम्प्रूवमेंट का जो उनको चांस मिलता था कंपार्टमेंट का, वो जुलाई एंड में कहीं जाके बच्चे अपीयर होते थे और जुलाई एंड में उनका जाके कहीं एक रिजल्ट आता था, अगस्त में आता था और बच्चे तब तक थोड़ा सा हैंगओवर मोड में रहते थे कि कैसे स्ट्रीम सिलेक्शन करें, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर ये फर्स्ट एग्जामिनेशन, पहले भी जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो मिड फरवरी से होता है, अभी भी जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है, फर्स्ट फेज है, वो मिड फरवरी में हो रहा है, सेकेंड फेज जुलाई की जगह सिर्फ मई में हो रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, मैं जो देखती हूँ, जो बच्चे स्पोर्ट्स में एंगेज हैं, नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर किसी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और विंटर बाउंड स्कूल्स को दिमाग में रखना, हमें नजर में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके चैलेंजेस बिल्कुल अलग है और बोर्ड का शेड्यूल एक ही बनता है सभी रीजन्स के लिए। और ऐसे बच्चों के लिए जो CWSN है, उनके लिए भी तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर एक बच्चे ने, जैसे कि एक रूटीन में फरवरी में एग्जाम हो रहा है और अच्छा स्कोर कर लिया है, मुझे नहीं लगता वो बच्चा इम्प्रूवमेंट के लिए जाएगा। पहले हम उसको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बोलते हैं अभी तक, उसमें हम इम्प्रूवमेंट वाले एग्जामिनेशन के भी बच्चों को मौका दिया जाता है कि अगर आप इम्प्रूव करना चाहें तो करिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। रादर मुझे लगता है कि 10वीं के बच्चे 30 जून तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे विद ऑल देयर रिजल्ट्स, फर्स्ट फेज का भी, सेकंड फेज का भी, अपना स्ट्रीम सिलेक्शन, और 1 जुलाई से बड़े आराम से 11th क्लास का सेशन शुरू हो सकता है, जो कि ऐसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं, कंपार्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वो जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक तक उनको वेट करनी पड़ती है। और सभी स्टेक होल्डर्स के फीडबैक से ये बनी है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। तो मुझे तो इसमें बहुत फायदा ही फायदा नजर आता है। लेकिन एक चैलेंज जो है वो है जो एक्शन प्लान रहेगा और जो लॉजिस्टिक्स रहेंगे, उसको CBSE को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मई के बाद जून जो है वो आपका समर ब्रेक का टाइम है। उसमें कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे, क्योंकि हमें टीचर्स को भी ओवरबर्डन नहीं करना है। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि CBSE ऑलरेडी 6 नए रीजन्स लेके आ रहा है, 6 नए सब रीजन्स लेके आ रहा है, और इन इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होने वाले, हर स्कूल तो सेंटर बनेगा नहीं। तो मुझे लगता है कोई इतना ज्यादा वर्कलोड या वर्क प्रेशर नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक्स पे काम करना बहुत जरूरी है कि जो मई वाला एग्जामिनेशन है उसको 30 मई तक खत्म कर दिया जाए, ताकि ना टीचर्स बर्डन हो, ना पेरेंट्स भी थोड़े फ्री हो जाएं जून के महीने में। मेरा पर्सपेक्टिव ये है इस स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेके। नहीं, काफ़ी अहम बात आपने कही। एक तरफ से बच्चों के लिए तो एक और मौका, काफ़ी सकारात्मक, लेकिन डॉक्टर गुप्ता जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट की थी, और दूसरा मुझे ये भी जानना है, CBSE एक बहुत बड़ा रेजिम अपने आप में है, और ऐसे में हम किसी भी तरह से इस तरह के नियम में अनइवन नहीं हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के इलाकों की, और जो डॉक्टर अरोरा ने भी हाईलाइट किया कि ज़मीनी इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं, तय होती हैं। अब आपके मुताबिक इसको कैसे वर्कआउट किया जा सके ताकि ये इवनली जो है सब जगह लागू हो? देखिए, टीचर्स की सहमति आपको लगेगी, नॉट नेसेसरी कि सारे स्कूल्स सहमत भी हो पाए, मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी डेवलपिंग स्टेज में है। ये हो सकता है कि कुछ अपने रिकमेंडेशंस आगे चलकर सबमिट भी हों, बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाना हो डॉक्टर गुप्ता, तो क्या क्या सेम पेज पर रहना पड़ेगा अक्रॉस द बोर्ड? पैन इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या शहर और क्या ग्रामीण इलाके के स्कूल्स?
देखिए, पहले तो जब पॉलिसी आती है तो उसकी कोई चॉइस नहीं है। मतलब हमें ये कोई चॉइस नहीं दी गई है कि आप चाहे तो इसको ले लीजिए, आप चाहे तो ना लीजिए। पर मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इसकी चॉइस की सेकंड एग्जाम देना है या नहीं देना, ये स्कूल से ज्यादा पेरेंट पे और बच्चे पे डिपेंड करती है। और एलओसी भी 2 दफा भरी जाएगी। मतलब पहले भी 1 दफा बच्चों को रजिस्टर किया जाएगा, जो कि सभी इम्तिहान देंगे, और दूसरी बारी भी एलओसी को फ्लोट किया जाएगा। अब वो लॉजिस्टिक्स पे आएगा कि सीबीएसई दूसरी वाली एलओसी कब भरवाती है बच्चों से, क्या इम्तिहान होने के बाद भरवाएंगे या पहले से ही भरवा के रखेंगे। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी बहुत जरूरी है। हर एक टीचर को और हर एक पेरेंट को इसकी ओरिएंटेशन करना और इसकी एडवोकेसी करना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जब भी पॉलिसी बनती है सभी बच्चे, जैसे कि आपने कहा रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में, वो सब लोग इस चीज का फायदा उठा सकें, सब बच्चे इसका फायदा उठा सकें, उसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करना, ओरिएंटेशंस करना, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ बहुत जरूरी है। और कुछ एक बच्चे जिनका की चैलेंज होता है, अभी ज्योति अरोड़ा मैम ने भी जैसे कहा कि कुछ बच्चे खेलते हैं, स्पोर्ट्स में एंगेज रहते हैं, उनको कई दफा जब इम्तिहान होता है तो उनका क्लैश होता था, तो वो लोग बच्चे जो है बाद में इम्तिहान देते थे, उनको भी मौका जो है सभी बच्चों के साथ ही मिल जाएगा दोबारा इम्तिहान देने का। इसी तरीके से कुछ बच्चे जो कि नहीं दे पाते एक एग्जाम बहुत ही एक पर्टिकुलर माइंडसेट से, या इकट्ठे 5 सब्जेक्ट उनसे बहुत अच्छे से नहीं पढ़े जाते, कुछ एक सब्जेक्ट अगर वो और टाइम लगा के, जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, और थोड़ा सा वक्त लगा के अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज जो है वो कोचिंग को बहुत ज्यादा जो है अहमियत ना दे, और स्कूल में बच्चे पढ़ाई करें। और स्कूल का कैलेंडर भी किस तरीके से बनेगा, क्योंकि स्कूल भी जो है अभी 10वीं का और 12वीं का जो सिलेबस है वो अर्ली नवंबर तक खत्म कर देते हैं, क्योंकि जनवरी में तो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। और काफी सारे स्कूल्स 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स भी करते हैं, क्योंकि एक दफा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो 1 प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड, और जनरली हम तब तक बच्चों को पेपर कराने की प्रैक्टिस कराते हैं जब तक कि बच्चा प्रोफिशिएंट नहीं हो जाता। तो एक दफा बच्चों का पहला इम्तिहान जो है वो फरवरी में खत्म हो गया, तो क्या उसके बाद पेरेंट्स और बच्चे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी क्लासेस लगती रहें, क्योंकि उनको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, उनको कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब तक हमारी दूसरी 10वीं भी आ गई होगी, जो 9वीं से 10वीं में गई जाते हैं बच्चे, वो लोग भी आ गए होंगे 10वीं में। तो टीचर्स के ऊपर और जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और एकेडमिक कैलेंडर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर फिर भी मैं कहूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा वेलकम स्टेप है, बट लॉजिस्टिक्स और इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एक चीज़ जो मुझे समझनी है शिवानी जी, जो प्रेशर में बच्चे ऑलरेडी रहते हैं, वो प्रेशर अगर मान लीजिए नंबर नहीं आते हैं तो वो सेकंड एग्जाम में भी, सेकंड टर्म के एग्जाम में भी फिर कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, या आपको लगता है कि प्रेशर थोड़ा सा हल्का होगा गिवन द फैक्ट कि बैक ऑफ माई माइंड कि चलो ठीक है मेरे पास एक और मौका तो है, अभी दे देते हैं, उसके बाद फिर बाद में एक और बार मौका मिलेगा तो उसमें कवर अप कर लेंगे। कैसे हैंडल करेंगे बच्चे ये प्रेशर, माता पिता कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ ऐसे भी होंगे जो लोग जो बच्चे सोचते होंगे कि हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट में दे देंगे, शायद उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें देखने वाला पॉइंट है वो ये है कि फरवरी में जैसे एग्जाम्स होते हैं, उसका रिजल्ट कब आउट होगा, और उसके आउट होने के बाद ही तो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए बच्चा सोच सकता है या पेरेंट्स सोच सकता है कि उसको अपेयर करना है या नहीं करना है। उसके बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन उनको मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, तो वो चीज जो है, वो टाइम टेबल जो है वो उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा समय तो मिले माइंड प्रिपेयर करने के लिए, री एग्जामिनेशन के टाइम के लिए। अब जो बच्चे अगर ये सोच के बैठे हैं कि हमें तो पढ़ना ही नहीं है, हमें तो सेकेंड एग्जाम में ही देना है, तो मेरे ख्याल से वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, क्योंकि 10th का बच्चा इतना जिम्मेदार तो होता है कि उसको पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलना है। जैसे ज्योति मैडम ने भी कहा कि मेजोरिटी बच्चे नहीं, 90% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, और
जो सेकंड अटेम्प्ट में होंगे बहुत ही लिमिटेड बच्चे या कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या किसी स्पोर्ट्स में एंगेज हो या किसी अदर एक्टिविटी में एंगेज हो, वो ही सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। बट इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फरवरी में पहला एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम आपका सेकंड अटेम्प्ट मई में होगा, तो टाइम जो है वो बहुत ही कम मिलेगा उन बच्चों को जो सेकंड के लिए प्रिपरेशन करने की सोच भी रहे होंगे। हाँ, ये टाइम कम मिल सकता है। और फिर उसके अलावा डॉक्टर अरोरा, अगले सेशन और अगले ग्रेड की भी तो तैयारी करनी होती है। कम से कम टीचर्स को तो उस हिसाब से आगे बढ़ना होगा। वो प्रेशर टीचर्स पर नहीं आएगा, वो कैसे हैंडल होगा? ये वाला पार्ट तो स्कूल्स कॉन्स्टिट्यूशंस का आ जाता है। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि ये दो धारी तलवार नहीं, ये द्वितीय अवसर है, सुनहरा अवसर है सभी के लिए। मैं फिर से अभी प्रेजेंट सिस्टम पे आती हूँ, जहां पर फरवरी में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मार्च एंड में खत्म हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपका जून में या मई एंड तक आ रहा है और फिर जुलाई में शुरू हो रहा है। ये शिफ्ट जस्ट एक महीने का प्रीपोन हुआ है। जैसे शिवानी मैम ने कहा कि कितना टाइम मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं, मुझे लगता है 10वीं क्लास के लिए जो 2 एग्जाम्स के बीच में 4-4 दिन का गैप है, अगर इसको हम 3 दिन का कर पाए, मैं अपने जस्ट ओपिनियन दे रही हूँ, अगर उसको हम 3 दिन करके थोड़ा सा अपना टाइम यहाँ से बचा पाए, क्योंकि यही हमें कंज्यूम में भी हमें टाइम चाहिए बच्चों को तैयारी करने का। और फिर से अगर मैं प्रेजेंट सिस्टम की बात करती हूँ, तो जब बच्चे फरवरी में एग्जाम देते हैं, जब उनका रिजल्ट आता है और वो इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं, कंपार्टमेंट के लिए जाते हैं, तो हम रिमीडियल क्लासेस लगाते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं, टीचर्स के साथ अपना टाइम टेबल, अपना कैलेंडर इस तरीके से सेट करते हैं कि टीचर्स जो हैं उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल हों। फिर से अगर मैं इसको फोर्सी करती हूँ, तो आई डोंट फाइंड कि देयर विल बी a big number of students appearing for the improvement examinations, और more or less मुझे लगता है ये वही पुरानी चीज है, इसमें प्रीपोनमेंट हुआ है, मे एग्जाम आया है, rather with more flexibility, rather with more stress on less stress on examination, because we have been talking a lot about stress free examination system, and when we are talking about stress free examination system, flexibility की जब हम बात कर रहे हैं, तो somehow we need to take certain steps। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके लॉजिस्टिक्स को बिल्कुल सीबीएसई जब डेटशीट प्लान करेंगे, वो उनको ध्यान में रखना होगा, एक्शन प्लान को देखना होगा, क्योंकि neither we want our teachers to be burdened, nor we want our children to be under stress for second phase of examination, which is very much optional। कोई कंपलसरी तो है नहीं कि सभी बच्चे को देना है, ये तो माता पिता और बच्चे को डिसाइड करना है। कई बार 3 घंटे का एग्जामिनेशन तो आपका पूरी कैपेबिलिटी या जो आपकी कैपेसिटी है उसको डिसाइड नहीं कर पाता। तो अगर मेरे को एक और मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, तो उसको थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। चलिए, तो कुल मिला के लबोलुबाब यही है कि इस फैसले का तो स्वागत किया जा रहा है, और बच्चों के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके पास मौका है, बशर्ते कि वो इसको मैनेज कर पाएँ और इस मौके का फ़ायदा भी उठा पाए, जहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका माता पिता की भी हो सकती है। जहाँ तक स्कूल्स की बात है, उनको इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना होगा, और अगर नियम लागू है तो ज़्यादा ऑप्शन उनके पास भी नहीं होगा उसको लागू करने के अलावा। लेकिन चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपनी राय रखी हमारी इस चर्चा में, और इतने अहम पहलू पर अपना मार्गदर्शन दिया स्टूडेंट्स को और उनके माता पिता को भी। मुझे भी आज की इस चर्चा में इजाज़त दें। नमस्कार।